ऑल राइट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड, मतलब गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल के बाद आखिर क्या हुआ। गुप्त काल के बाद ऐसा माना जाता है कि 6th सेंचुरी के बाद गुप्त वंश विखंडित हो चुका था पूरी तरह से। तो जब वो विखंडित हो गया तो कुछ नए उनके जो सामंत ही थे, जैसे वर्धन वंश जो हैं आएंगे, वो उनके सामंत थे, वो उभर के आएंगे। और भी कई वंश, भारत में बहुत सारे वंश का उदय होगा, जैसे मौखरी वंश, मैत्रक वंश, गौड़ वंश इत्यादि। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ इनका शासन रहा। तो मैत्रक राजवंश जो है वो वल्लभी गुप्तोत्तर काल से के बाद इसका सबसे जो लंबे समय तक शासन किया वो यही थे, मैत्रक राजवंश। तो मैत्रक राजवंश जान लें कि ये वल्लभी के एरियाज में, या वल्लभी जो है वहाँ तक इनका राज्य फैला हुआ था। और जो उसके बाद आए मौखरी, जो कि कन्नौज साथ ही चल रहा था, सारा कुछ अलग अलग भारत कई क्षेत्रों में बढ़ गया था। तो मौखरी राजवंश, पुष्यभूति राजवंश, परवर्ती गुप्त, चंद्र चंद्रवंश, जिसे गौड़ भी कहते हैं, वो बंगाल में राज करते थे। उसका राजा शशांक था। थानेश्वर एवं कन्नौज के शासकों से उसकी दुश्मनी रही। तो ये सारे रहे। और पुष्यभूति के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। वर्धन वंश, जो कि थानेश्वर में उसकी राजधानी थी, और विशाल राज्य उसने हर्षवर्धन ने स्थापित किया। और ऐसा माना जाता है कि बहुत ही बड़ा जो कहा जाएगा कि राजा हुआ हिंदू शासक, तो हर्षवर्धन था। तो देखेंगे हर्षवर्धन कब आएगा, लेकिन अभी तो पुष्यभूति वंश के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे कि आखिर ये पुष्यभूति वंश कब से कब तक था। तो ये 606 ईस्वी में इसका उदय हुआ। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति ही था। तो पुष्यभूति था वो वैश्य जाति का था। तो पुष्यभूति वंश जो जिसे हम वर्धन वंश भी कहते हैं, पुष्यभूति गुप्तों के ही सामंत थे, किंतु हुणों के आक्रमण के पश्चात उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। पुष्यभूति वंश हुणों के साथ संघर्ष के कारण प्रसिद्ध हुए। इस वंश में नरवर्धन, आदित्यवर्धन एवं प्रभाकर वर्धन जैसे शासक हुए। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री राजश्री। तो राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के राजा गृहवर्मन के साथ हुआ। और गौड़ शासक शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर देने के बाद हर्षवर्धन को शासन मिल गया, हर्षवर्धन राजा बना। तो ऐसे नहीं हर्षवर्धन राजा बना, उसकी भाई की मृत्यु हुई, उसके बाद वो राजा बना। उसके बाद ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो चाइना से आया, विदेशी यात्री भारत, और हर्षवर्धन कालीन होने की वजह से हम उसको इसके बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के फ़ोटो देखिए। हर्षवर्धन बहुत ही विनम्र राजा था, लेकिन बहुत ही चतुर राजा था। लेकिन उसके जो पिता थे पुष्यभूति, वो शैव धर्म में विश्वास रखते थे, शिव की उपासना करते थे, सूर्य की उपासना करते थे। लेकिन ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म को अपना लिया, पूरी तरह से वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। तो आइए देखते हैं ह्वेनसांग कौन है, कब आया, कैसे क्या क्या किया, और कहाँ कहाँ गया। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत स्थल मार्ग से आया। वह नालंदा, बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। तो यात्रियों का राजमार्ग इसे कहा गया है। और भी बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए। जैसे हर्षवर्धन जो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की ही अवस्था में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ सी युकी में हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। हर्षवर्धन का अब शासनकाल हम देखेंगे। हर्ष ने गौड़ शासक शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने 5 राज्य, पंजाब, कन्नौज, गौड़ जिसे बंगाल भी कहते हैं, मिथिला और उड़ीसा जिसे वर्तमान में ओडिशा कहते हैं। पश्चिम में वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय की पुत्री का विवाह कर
पुत्री से विवाह कर शत्रुता समाप्त की और मैत्री संबंध स्थापित किया। तो इसने वल्लभी के राजा ध्रुवसेन की पुत्री से विवाह किया हर्षवर्धन ने। और फिर नर्मदा नदी के किनारे इसने चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध लड़ा। जो चालुक्य वंश का राजा उसमें विजयी हुआ, यानी कि पुलकेशिन उसमें जीता और हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसके बाद हर्षवर्धन ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहाँ से भगवान बुद्ध की दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया। कश्मीर अभियान के पश्चात हर्ष ने दक्षिण अभियान किया, कुंतल, चोल और कांची पर भी विजय प्राप्त की। और जो हर्षवर्धन था उसका जो शासन था वो हिमालय तक था, पश्चिम में सौराष्ट्र एवं काठियावाड़, नर्मदा नदी तक, विंध्य पर्वत तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक मानते हैं कि इसका शासन था। हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक शासन किया। चूँकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता फैल गई तथा कन्नौज पर अर्जुन नामक स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो कन्नौज पर शासन किसी वहाँ के स्थानीय शासक ने कर लिया, अर्जुन नामक। हर्षकालीन प्रशासन की जानकारी हमें दो पुस्तकों से मिलती है, जो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और सीयूकी जो ग्रंथ है, ह्वेनसांग का ग्रंथ है, उससे हमें हर्षकालीन जो प्रशासन है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव के उपासक थे। शुरू में हर्ष भी शिव भक्त था, परंतु ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की शाखा महायान को प्रश्रय दिया और पूर्णतः बौद्ध धर्म अपना लिया। हर्ष के काल में नालंदा शिक्षा का मुख्य केंद्र था। हर्षवर्धन ने 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन दबाई दीजिए। सो थैंक यू। जय हिंद।